गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे और उस जर्नी में अब हम चैप्टर 12 पे पहुंचे हैं जिसका नाम है कॉलोनियल सिटीज। इस चैप्टर में हम लोग अर्बनाइजेशन, देखो, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें हम तीन फोकस बिग सिटीज पे करेंगे। पहला होगा आपका मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे। आप इन तीन एरियाज में देखेंगे हम, और कुछ डिफरेंसेस से कंपेयर करेंगे कि पहले कैसे था, अब कैसे था, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, आर्किटेक्चर और एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि तीन बिग सिटीज़ की हम डेवलपमेंट देखने वाले हैं। शुरू करेंगे मद्रास से, जो चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता और बॉम्बे, मुंबई, ये तीन एरिया जो कि आज की डेट में आप कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के नाम से जानते हैं, हम मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की बात करने वाले हैं। अब जब आप ट्रेड की बात करते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो जो कंपनी के एजेंट्स, हम सबको पता है कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रूल करने के मकसद से नहीं आए थे। वो हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के मोटिव से आए थे। उनको यहाँ की स्पाइसेस, उनको यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने यहाँ से ट्रेड करने का सोचा था। तो जब हम यहाँ के कंपनी के एजेंट्स की बात करते हैं, जब वो आए थे तो वो सबसे पहले मद्रास में सेटल हुए थे 1639 में, एंड कैलकाटा में 1690 में। पहले मद्रास में और फिर कैलकाटा, एंड लेटर बॉम्बे 1661 में इनको दी गई थी। कैसे मिला था बॉम्बे? तो इंग्लिश किंग थे जिनकी वाइफ की जब शादी हुई उनसे, तो उनको एज अ डाउरी किंग ऑफ पोर्चुगल को ये वाला एरिया ऑफ बॉम्बे मिला था। तो कंपनी ने ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज इन एरियाज में सेटअप करने शुरू किए कि वो किस तरीके से एक एक जगह से ट्रेड करेंगे, और अपना पूरा का पूरा प्लानिंग उन्होंने करनी शुरू की थी। जब हम इन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इनमें रूल्स थे। आपको दिखेगा इंडियंस को तब पॉलिटिकल डोमिनेशन मिला इन सिटीज में। और जो ये वाली सिटीज हैं, ये बहुत डिफरेंट थी। जो पहले ओल्डर इंडियन टाउन्स चल रहे थे, जब ब्रिटिश ने यहाँ सेटअप नहीं किया था उस टाइम में, और अब जब ये ब्रिटिश के अंडर आ गए तो यहाँ की बिल्डिंग्स में और एक एक चीज में आपको चेंज दिखने लगा। आर्किटेक्चर, जैसे कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका एक डिजाइन होता है, एक तरीका होता है। जैसे अगर आपने दिल्ली में इंडिया गेट देखा हो और यही अगर आप प्रेसिडेंट हाउस देखो, तो आपको दोनों में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। वो अलग तरीके से बनाए गए हैं, तो सबका एक अलग आर्किटेक्चर होता है, पैटर्न होता है। तो अब हम देखेंगे कि टाउन्स और सिटीज ब्रिटिश रूल से पहले प्री कॉलोनियल टाइम में किस तरीके की थी। तो जब हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड में, तो हमें दिखता है अर्बन सेंटर्स। जब आप ब्रिटिश की तरफ फोकस करोगे तो ब्रिटिश का फोकस था अर्बनाइजेशन की तरफ, शहरीकरण जिसको कहते हैं। व्हाट गेव टाउन्स देयर कैरेक्टर? सो टाउन्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जब आप रूरल एरियाज, यानी कि जब आप गांव के एरिया की बात करते हो, तो उससे डिफरेंट होते हैं। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कल्चर्स होते हैं जो टाउन में होते हैं। सॉरी, जब आप रूरल एरिया की बात करोगे, गांव की, तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर होता हुआ दिखेगा, जो कि हमने चैप्टर 10 में बात की थी। वो आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे पैस्चरलिज्म दिखेगा, आपको वहां पे ऐसे लोग दिखेंगे जो एनिमल्स हस्बेंड्री कर रहे हैं। लेकिन जब आप टाउन की तरफ जाओगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दिखेंगी। वहां के लोग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे,
और जो कंट्री साइड के लोग, हमने जो चैप्टर 10 में पढ़ा था, वहां के लोगों से वो चीजें काफी डिफरेंट होंगी। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, कंट्री साइड चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया था, उसमें आप फॉरेस्ट की बात करोगे, कल्टीवेशन की बात करोगे कि कैसे लैंड पे ब्रिटिशर्स अपना टैक्स बढ़ा रहे थे, उनको जो उनकी फसल उग रही थी उसमें से उनको कितना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो रही। ये सब इश्यूज आपको गांव के एरिया में दिखेंगे। जब हम टाउन्स में आते हैं तो हमें यहाँ पे आर्टिसंस, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और रूलर्स, रूलर्स चाहे ब्रिटिश इंडिया की हम बात करें या ब्रिटिश से पहले जब मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी, या उससे पहले हम किसी भी रूलिंग लीनिएज को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो किंग होता था वो टाउन्स में ही रहते थे, वो रूरल एरिया में नहीं रहते थे, वो अर्बन एरिया में रहते थे। तो टाउन्स जो होते थे उनका एक डोमिनेशन होता था क्योंकि वहां के लोगों की पावर ज्यादा है। और आयरनी या एक हैरानी करने वाली बात यह है कि हम लोग रूरल पॉपुलेशन को डोमिनेट करते हैं अर्बन एरियाज में, और उनको मतलब इस तरीके से देखते हैं कि वो इतने जरूरी नहीं है, जबकि सारा का सारा हमारी जो अनाज है, ग्रेन्स हैं, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो सब कुछ रूरल एरिया में हो रहा है। टैक्स वहीं से आ रहा था रूलर्स को। किंग्स तो टैक्स नहीं दे रहे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नहीं दे रहे, वो तो उल्टा सैलरी ले रहे हैं। तो उनको ये सब कुछ टाउन्स को रूरल एरिया से मिलता है, लेकिन फिर भी टाउन्स हमेशा डोमिनेट करते हैं टुवर्ड्स रूरल पॉपुलेशन। टाउन्स जो होते हैं वहां पे आपको फोर्ट्स दिखेंगे, और एक तरीके से उनको अलग किया जाता है कि ये रूरल एरिया है, इसके दीवार है, फोर्टिफिकेशन, वॉल्स क्रिएट की जाती हैं सेपरेट करने के लिए टाउन्स को। तो टाउन्स को अलग करने के लिए फोर्टिफिकेशन की जाती है, सेपरेशन किया जाता है। लेकिन जो सेपरेशन है टाउन और कंट्री के बीच में, ये इतना रिजिड नहीं है कि यहाँ से कोई यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता। ये फ्लूइड है, मतलब यहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो गांव से शहर की तरफ आते हैं, और ट्रेडर्स शहर से गांव की तरफ जाते हैं व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो ऑब्वियसली टाउन्स एंड रूरल एरिया के बीच में एक फ्लूइड ट्रांजैक्शन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ऑफ मूवमेंट चलता रहता है। ऐसा कुछ रिजिड नहीं है कि जो टाउन्स में हैं वो टाउन में ही रह जाएंगे। जो पेजेंट्स हैं, किसान हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे पिलग्रिमेज के लिए, यानी कि जो रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं लोग। तब जब आप जा रहे हो किसी रिलीजियस प्लेस पे तो मे बी बीच में कोई टाउन आ सकता है, तो वो उससे होते हुए पहुंचेंगे उस रिलीजियस प्लेस तक। तो कभी कभी वो टाउन से जाया करते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रूरल एरिया में फेमाइन आ गया तो लोग भाग जाते थे टाउन्स की तरफ। तो ये भी एक चीज हुआ करती थी। तो फ्लो ऑफ ह्यूमंस और गुड्स टाउन्स से विलेजेस की तरफ भी होता था, रिवर्स फ्लो। और कभी कभी जब टाउन्स अटैक होते थे तो लोग टाउन्स में से भाग के, क्योंकि राजा टाउन के एरिया में रहता है हमने पढ़ा, तो इसीलिए उस एरिया पर सबसे पहले अटैक किया जाता है। तो लोग वहां से बचने के लिए कहाँ भागेंगे? रूरल एरिया में भागेंगे। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए रिवर्स फ्लो भी होता था। इसको आप क्या बोलोगे? अगर कोई टाउन के एरिया से रूरल एरिया में आ रहा है तो ये रिवर्स फ्लो है, ठीक है, वो भी होता था। अब जब भी अटैक होता था पीपल कंट्री साइड में चले जाते थे। ट्रेडर्स एंड पेडलर्स जो गुड्स बेचते हैं वो टाउन्स के से विलेजेस में जाया करते थे सामान बेचने, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शहर में हैं वो वहां से गाँव में उन्हें बेचने जा रहे हैं। तो मार्केट्स बनाने के लिए नए नए पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गाँव के एरिया में नहीं मिलती, बट वो शहर में बहुत कॉमनली मिल रही हैं। तो वहां से वो लोग उसको विलेजेस में बेचने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की अलग अलग मार्केट आप देख रहे हो, इसमें ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आपको फार्मिंग की बात नहीं सुनने को मिल रही, यहाँ पे आपको ट्रेड की बात दिख रही है। अब 16th और 17th सेंचुरी, तब तो ब्रिटिश नहीं थे, तब टाउन्स जो थे वो बिल्ड हो रहे थे बाय मुगल्स, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन था, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स थी, और इंपीरियल ग्रैंड्योर और वेल्थ। आपको दिखेगा कि मुगल टाइम में बड़े सारे आर्किटेक्चर, आपको स्पेसिफिकली शाहजहां के टाइम में अगर हम बात करें
तो शाहजहां के टाइम में आपको शाहजहानाबाद दिखता है, पूरे का पूरा एक एरिया बनाया गया था। ताजमहल तो बहुत पॉपुलर है, तो बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये देखिए, दिल्ली, आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। ब्रिटिश टाइम की बात नहीं हो रही है, प्री कॉलोनियल टाइम की बात हो रही है, और हम मुगल की बात कर रहे हैं। उस टाइम में ये 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट थे। किस टाइम में? मुगल एरियाज के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के, क्योंकि राजा जहां रहता है उसके बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उसके बच्चे जो सन को भी वो लोग अपना लैंड, अपने ब्रदर्स को लैंड डिवाइड करते थे। तो वो जहां रहते हैं, मेन जो पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल थे वो ये 3 थे। मनसबदार्स और जागीरदार्स, इनको एरियाज डिवाइड किए जाते थे। देखो, अगर ये पूरा एरिया है तो राजा सेंटर में, कैपिटल में यहाँ बैठा है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से विदाउट एनी इंटरनेट, विदाउट एनीथिंग, आज भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इतने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। तो इन एरियाज को मनसबदार्स को दिया जाता था और जागीरदार्स को, उनको एक जगह दी जाती थी कि ये वाला एरिया मिस्टर ए का हो गया, ये मिस्टर बी संभालेंगे। तो ऐसे करके उनको एरिया दिया जाता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में। और जो रेजिडेंट्स होते थे, उनका सेंटर ऑफ पावर, वो जो स्टेटस होता था और प्रेस्टीज ऑफ अ नोबल, उसके हिसाब से उनको जगह दी जाती थी। जैसे कोई एरिया है जो बहुत ज्यादा डेवलप है, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो एरिया किसी रिनाउंड को दे दिया गया। जो एरिया इतना डेवलप नहीं है वो किसी नॉट सो रिनाउंड को दे दिया गया। इस तरीके से चीजें की जाती थी। जिस एरिया में एम्परर है, राजा है, और जहाँ पे नोबल मैन है, वो सेंटर है। जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे राजा है और उसके साथ में नोबल्स हैं, तो ये एरिया जहाँ रूलर और नोबल्स हैं, उसकी पावर जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। वहां पे जो दूर दूर से आर्टिसंस होंगे, कारीगर होंगे, जिन जो पोएट्स होंगे, सिंगर्स होंगे, डांसर्स होंगे, वो वहां आएंगे ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले ज्यादा। राजा जहाँ पे है वहीं अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेंगी। आर्टिसंस जो थे वो हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस करना, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी हुई चीजें। आज की डेट में हाथ से बनी हुई चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। हैंडीक्राफ्ट्स किन के लिए बनाए जाते थे? जो नोबल्स के घर होते थे उनके लिए। जो कंट्री साइड है वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां से आपको ग्रेन्स मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे ही किसान रह रहे हैं, वहीं पे वो खेती कर रहे हैं। तो वो ग्रेन्स आपको कंट्री साइड से मिलते थे, और फिर वो अर्बन मार्केट्स यानी कि जो शहर की मार्केट्स होती हैं, मंडी कह सकते हो आप, वहां से लाए जाते थे। और फिर वो जो टाउन ड्वेलर्स और आर्मी है, उन सबको वो ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। ट्रेजरी यानी कि जहां से सारा का सारा जिसे कहते हैं ना, हमारा धन, जो वेल्थ होती थी किंग की, वो वहां पे एक्यूमुलेट, इकट्ठी करके रखी जाती थी। वो ट्रेजरी इंपीरियल कैपिटल में हुआ करती थी। जो भी रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स किंग लेता था, वो कैपिटल में फ्लो करता था। चाहे ये मनसबदारी है, ये किसी और की मनसबदारी है, सब के सब अपना रेवेन्यू किसको भेज रहे हैं? कैपिटल पे ही आएगा। तो फ्लो ऑफ रेवेन्यू अल्टीमेटली कैपिटल की तरफ आता था। ये सब बातें हम मुगल टाइम पीरियड की कर रहे हैं। एम्परर जिस किले में रहता था, वो किला फोर्टिफाइड, एक फोर्ट तरीके का होता था, पैलेस, और उसके आसपास प्रॉपर वॉल्स होती थी। एंट्री और एग्जिट को भी बहुत ध्यान से देखा जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे राजा रह रहा है तो हर चीज बड़ी ध्यान से की जाएगी। और जो मार्केट्स में आपको गार्डन्स दिखेंगे, टाउन्स में, मॉस्क, टेम्पल, टोम, टोम में किसी की डेथ हो गई तो मकबरा टोम बना दिया जाता है, टोम हो गए, कॉलेजेस हो गए, बाजार हो गए। तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। और सबका फोकस जो होता था वो पैलेस और प्रिंसिपल मॉस्क की तरफ होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मुगल एम्पायर, जो मुगल्स थे, उनका डोमिनेंट, वो खुद मुस्लिम्स थे, उनका रिलीजन इस्लाम था, तो इस्लाम को प्रमोट जाहिर सी बात है किया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन होती थी हमेशा सेंटर, वो या तो राजा जहां रहता है यानी कि पैलेस, या फिर जहां उनका रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि मॉस्क है, उसी को ही सेंटर रखा जाता था। ये हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी आगरा, लाहौर, ये वाले एरिया, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे हम। लाहौर थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया, पाकिस्तान के एरिया में है। तो ये वाला, अब जब आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे,
सच एज मदुरई एंड कांचीपुरम। तो जब हमने चैप्टर विजयनगर एम्पायर का पढ़ा था, तब भी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी थी कि टेम्पल्स जो होते थे वो राजा अपनी पावर शो करने के लिए बनाया करते थे और बहुत ग्रैंड टेम्पल्स बनाया करते थे। तो सिमिलरली वो चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी कि प्रिंसिपल फोकस, जैसे यहाँ का प्रिंसिपल फोकस किसकी तरफ था, टुवर्ड्स पैलेस एंड द प्रिंसिपल मॉस्क, लेकिन यहाँ का जो मेन फोकस है वो है टुवर्ड्स टेम्पल। इनका इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उसको कोइंसाइड किया जाता था, उसके साथ फेयर्स लगाए जाते थे, लिंकिंग पिलग्रिमेज विद ट्रेड। क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि लोग टेम्पल्स में तब आएंगे विजिट करने जब कोई फेस्टिवल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फेस्टिवल से दिवाली है, अब दिवाली अगर सेलिब्रेट हो रहा है तो उस वक्त लोग नए नए क्लोथ्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, नया कुछ सामान खरीदते हैं, घर का गिफ्ट्स खरीदते हैं लोगों को देने के लिए। तो अब उस टाइम पे लोग टेम्पल में वर्शिप करने भी जाएंगे, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा होती है। तो तब आप टेम्पल्स को ट्रेड के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि लोग सामान भी खरीदे। तो जो भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे उनको फेयर्स और पिलग्रिमेज को ट्रेड के साथ, व्यापार के साथ लिंक किया जाता था कि लोग यात्रा करने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं और साथ साथ वो ट्रेड भी हो रहा है। जो रूलर है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, क्योंकि एक टेम्पल नहीं बहुत सारे टेम्पल होते थे, वही प्रिंसिपल पैटर्न है। तो जो मेन सेंटर, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिसकी बात मानी जा रही है, वो कौन है? राजा। लेकिन जो प्रिंसिपल पैटर्न है वो कौन है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो टेम्पल्स हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। तो रिलेशनशिप that had with other groups and classes determined the society, their place society in the town। आपका जैसा रिलेशनशिप है और ग्रुप्स के साथ, वो आपका स्टेटस डिसाइड करता है टाउन्स में। जब आप कंट्री साइड की बात कर रहे हो तो बहुत इजीली आप डिसाइड कर सकते हो ये पेजेंट्स हैं, इनके ऊपर थोड़े रिच रायट्स आ जाते हैं और रायट्स के ऊपर आपके जमींदार आ जाते हैं, ये स्टेटस है। लेकिन टाउन्स में इतनी कोई रिजिड हायरार्की नहीं है, सबसे ऊपर रूलर्स हैं, रूलर्स के नीचे नोबल्स हैं, ये हमें पता है। लेकिन जो बाकी की लोग हैं वो जिस तरीके से एक स्टेटस होल्ड करते हैं उस हिसाब से उनकी वैल्यू है। तो वो आपकी क्या प्लेस है सोसाइटी में वो डिसाइड करता है। मेडिवियल टाउन्स की अगर हम बात करें तो हर इंसान की एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो रूलिंग एलीट है वो ही डोमिनेट करेगा। और जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑर्डर, मेंटेनिंग दिस ऑर्डर, ये इंपीरियल जो ये है कि रूलिंग एलीट डोमिनेट है, ये कोतवाल जो था, ये इंटरनल अफेयर्स और पॉलिसिंग ऑफ द टाउन, इसको ध्यान रखना ये कोतवाल का काम होता था। अब देखो, कोतवाल ऑफ दिल्ली, डिड यू नो दैट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरूज ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू वाज अ कोतवाल ऑफ दिल्ली बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जब उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये बात मेंशन की है कि जो जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर थे वो भी दिल्ली के कोतवाल थे। तो कोतवाल का काम होता था बेसिकली जो इंटरनल अफेयर्स हैं और पॉलिसिंग है उसको ध्यान रखना। तो ये चीज ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आपको बताया, बट मेन ये चीज देख लेना कि इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं और पॉलिसिंग ऑफ द टाउन्स में कोतवाल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। चेंजेस इन द 18th सेंचुरी, अभी हमने 16th और 17th सेंचुरी डिस्कस की। अब इसके बाद 18th सेंचुरी में ना कुछ चेंज हुआ पॉलिटिकल और कमर्शियल रीअलाइनमेंट्स हुए। रीअलाइनमेंट मतलब पुरानी चीजों में हल्का सा अब चेंज आया। ओल्ड जो टाउन्स थे अब वो कम होने लग गए और नए टाउन्स डेवलप होने लग गए। मुगल पावर खत्म होने लग गई धीरे धीरे। जब हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि उनकी पावर सिर्फ दिल्ली वाले एरिया में ही सीमित रह गई थी और रिवोल्ट ऑफ 1857 में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। लेकिन मुगल की जो कैपिटल थी दिल्ली और आगरा, उनकी जो पहले एक पावर होती थी
एक अथॉरिटी थी कि दिल्ली और आगरा से जो ऑर्डर आता था वो सब मानते थे। वो अब खत्म हो चुकी थी उनकी पावर। नए रीजनल ग्रुप्स एमर्ज होने लगे थे और रीजनल कैपिटल्स जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, जिसको आज हम पुणे कहते हैं, नागपुर, बड़ौदा, जिसको हम वाडोदरा कहते हैं, तंजावर कहते हैं हम, उन जगहों का डेवलपमेंट हुआ। जब हमने 1857 रिवोल्ट में लीडर्स का देखा था कि नए लीडर्स एमर्ज हुए, तब हमने देखा था कि रीजनल लीडर्स उठे थे। जैसे कि हमने नवाब वाजिद अली शाह का एक बहुत इंपॉर्टेंट अवध का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो ऐसे ही जो रीजनल कैपिटल्स थी वो उभरने लगी थी और उनकी पावर, अब मुगल पावर डिक्लाइन में आ रही थी और ये पावर बढ़ रही थी। देखो, बेसिकली हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मुगल्स के बाद डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में ब्रिटिश आए, ऐसा नहीं था। मुगल्स की पावर जब इरोड होने लगी, कम होने लगी, तो बीच में कुछ लोकल पावर्स भी एमर्ज हुई थी। और कब ब्रिटिश ने फाइनल में कंट्रोल लिया, तो ये चैप्टर आपको वो पूरा ट्रांजिशन बता रहा है कि 16-17 सेंचुरी में जो लाहौर, आगरा और दिल्ली जैसे एरिया में कैपिटल थी, वहां का कंट्रोल था और वो पूरे एरिया में मनसबदार और जागीरदार के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे। वहीं अब 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी में नए रीजनल पावर्स एमर्ज होने लगे। ओल्ड टाउन्स, जो ओल्ड मुगल सेंटर्स थे, उनसे लोग माइग्रेट होके नई कैपिटल्स में, क्योंकि अब देखो ओल्ड मुगल सेंटर्स में जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो वहां क्यों रहेंगे, वो नए कैपिटल्स में जाने लगे काम के लिए, पैट्रनेज के लिए। जैसे अगर आप अकबरनामा देखो तो उसको, अकबरनामा को जब लिखा गया अबुल फैजल ने, तो उन्होंने पैट्रनेज किया था, किंग ने पैसे दिए और उन्होंने लिखा। तो इसी तरीके से अलग अलग आर्टिसंस को पैट्रनेज चाहिए होती है, उन्हें किंग कमीशन करते हैं, पैसे देते हैं जब वो कोई काम करते हैं, कारीगर जब कुछ बेहतरीन बनाते हैं, तो उस पैट्रनेज के लिए, उस काम के लिए वो लोग अब नए सेंटर्स में जाने लग गए। जो नए सेंटर्स थे उनमें एक तरीके से रेडी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल थी। जो लोकल नोटेबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, जो मुगल रूल से रिलेटेड थे, उन्होंने भी नए अर्बन सेंटर्स में जाके काम ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनके पास इतना काम है ही नहीं, उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो अब वो लोग भी नए एरियाज में जाने लग गए। उन अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने यूज किया। कजब और गंज, जो नई अर्बन सेटलमेंट्स थी, वहां पे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू किया। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अभी तक कंट्रोल सिर्फ दिल्ली, लाहौर और आगरा में था, और स्पेसिफिकली आप जो कैपिटल, सपोज अगर आगरा इज द कैपिटल ऑफ मुगल किंग, तो सारी की सारी पावर आगरा में ही सेंटर थी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि टैक्स, रेवेन्यू किसी भी मनसबदारी से, किसी भी कंट्री साइड, किसी भी जगह से निकल रहा था, अल्टीमेटली वो कैपिटल में ही आ रहा था, किंग के पास। लेकिन अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होने का मतलब था अलग अलग जगहों के अलग अलग रूलर्स, अलग अलग लीडर्स उभर रहे थे। लखनऊ में आपको अलग लीडर्स दिख रहे थे, नागपुर में अलग आपको रूलर्स दिख रहे हैं, पूना में अलग दिख रही है पावर। मुगल पावर अब आपको नहीं दिख रही है वहां पे, क्योंकि वो वीक हो गए थे। तो आपको रिन्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखेंगी अलग अलग प्लेसेस में, जहां पे वॉर, प्लंडर और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने एक इकोनॉमिक डिक्लाइन भी लाया वक्त के साथ। आपको नेटवर्क में, ट्रेड में चेंजेस दिखे, और यही वो वक्त था जब यूरोपियंस भी आ गए थे और उन्होंने भी अपनी कंपनीज को सेटअप करना शुरू किया था। जो मुगल ने उन लोगों को, मुगल एरा था उस टाइम पे भी, ब्रिटिश नहीं, यूरोपियन कहूंगी मैं, क्योंकि तब तो आपको यहाँ पे फ्रेंच भी दिखेंगे, डच भी दिखेंगे, पोर्चुगीज भी दिखेंगे, इसीलिए हम यूरोपियन कहेंगे। उन्होंने अपने यहाँ पे बेस बनाने, पैर पसारने से आप कह सकते हो, उन्होंने अपना बेस बनाना, सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। पोर्चुगीज ने पानाजी में, जो कि गोवा में है, 15 और 10 में
डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 में और ब्रिटिश ने मद्रास में 1639 में। ये वो एरियाज है जहां पे ब्रिटिश ने, डच ने, पोर्चुगीज ने अपने सेंटर सेटअप करने, कंट्रोल नहीं लिया है, उन्होंने बेस सेटअप करने शुरू किए हैं। ठीक है, और फ्रेंच ने पौंडीचेरी में, जो कि पौंडीचेरी तब हम बोलते थे 1673 में। तो ये वो टाइमलाइंस हैं जब उन्होंने अपने सेटअप करना शुरू किया था और एक्सपेंशन हुआ था ट्रेड का, ट्रेडिंग सेंटर्स बढ़ने लगे थे। जो लैंड बेस्ड एम्पायर था एशिया का, पहले ट्रेड सिर्फ लैंड से होता था, लेकिन जब यूरोपियंस आ गए तो लैंड की जगह अब सी से भी ट्रेड होना शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे आपको ये पूरा, अब देखो जो आप एरिया देखोगे, अगर आप पौंडुचेरी जो गोवा में है उसके वहां पे भी सी है, मसूलीपट्टनम में भी, मद्रास के एरिया में भी आपको दिखेगा, पौंडुचेरी वाले एरिया में आपको दिखेगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इन्होंने सेटअप उन्हीं में किया था जो कोस्टल लाइंस थी, जहां पे इजीली सी के थ्रू हम ट्रेड कर सकते थे। तो सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। फोर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड, आपको यहाँ पे अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम शुरू हो चुका था। मिड 18th सेंचुरी में देयर वाज अ न्यू फेज ऑफ चेंज। कमर्शियल सेंटर्स इमर्ज हुए, जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका। ये भी ग्रो हुए 17th सेंचुरी से। डिक्लाइन व्हेन ट्रेड शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस, क्योंकि ये लैंड बेस्ड थे, यहाँ से ट्रेड डिक्लाइन हुआ। और जो सी बेस्ड एरिया थे, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, वर एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ विलेजेस वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट। अब इन लोगों को चेन्नई, मुंबई और कोलकाता बोला जाता है। तो ये अपने आप में ग्रो होने लग गए और जो पहले के एरियाज थे कमर्शियल सेंटर्स, वो डिक्लाइन होने लग गए। ब्रिटिश ने पॉलिटिकल कंट्रोल, बैटल ऑफ प्लासी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कहाँ से गेन करना शुरू किया था, तो उसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुई थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था वो एक्सपैंड होने लग गया। पोर्ट्स मद्रास, कैलकाता और बॉम्बे में इमर्ज होने लग गए और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर इमर्ज हुई। नई बिल्डिंग्स बनने लग गई, इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने लगे। अर्बन स्पेसेस, आपको अब विलेजेस नहीं, आपको अब अर्बन स्पेसेस दिखने को मिली। नए वेज आ रहे थे, नए ऑक्यूपेशंस जो पहले नहीं थे अब वो आ रहे थे, और पीपल कॉलोनियल सिटीज में जा रहे थे क्योंकि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। 1800 में ये लार्जेस्ट बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, पॉपुलेशन की टर्म में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन एरियाज में रहती थी, क्योंकि लोगों को लेबर वर्क ये लोग बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। नए फोर्ट्स बना रहे थे अपने लिए, नई सड़कें, नया प्लानिंग कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कैसे इन्होंने व्हाइट और ब्लैक टाउन, जो ब्राउन के लिए अलग था, अपने लिए अलग, जो यूरोपियंस के लिए और इंडियंस के लिए अलग किया। तो जो व्हाइट वाला एरिया था उसको ये बहुत डेवलप कर रहे थे और उसके लिए इनको लेबर चाहिए थी, तो बहुत ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी इंडियंस को, तो वो यहाँ पे भाग रहे थे। अच्छा, ऊपर एक टर्म्स थी वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। ये कस्बा, कस्बा क्या होता है? ये छोटा सा टाउन होता है कंट्री साइड में। सीट ऑफ लोकल नोटेबल, ऑफन अ सीट ऑफ लोकल नोटेबल। अब देखो जो शहर के एरिया हैं वहां नहीं, टाउन में, छोटे टाउन में, कंट्री साइड में, बाहर की तरफ एक कस्बा है। गंज क्या है? स्मॉल फिक्स्ड मार्केट। जो कस्बा और गंज हैं ये डेल्ट करते थे कपड़ों में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स में। ये जो नोबल की फैमिलीज होती थी और आर्मीज होती थी उनको ये सब कपड़े प्रोवाइड करना, फ्रूट, सब्जी, दूध, वो सब ये गंज और कस्बा प्रोवाइड करा करते थे। ठीक है, ये टर्म्स भी आपको मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब कॉलोनियल, अब हम प्री कॉलोनियल डिस्कस कर लिया हमने, 16th, 17th और मिड 18th सेंचुरी। अब हम कॉलोनियल सिटीज की अर्बन थोड़ी सी हिस्ट्री, कॉलोनियल रिकॉर्ड, इतनी पॉपुलेशन जो वहां जा रही थी वो काम कर क्या रही थी, हम इन सब चीजों की अब प्लानिंग की बात करेंगे इस पार्ट में, अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप रहे हमेशा अपडेटेड। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द कॉलोनियल सिटीज। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।